रेलवे ने 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। ट्रेनों में पहले से आरक्षण कराने की समय सीमा 30 दिन होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। स्टेशन परिसर में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, रेलवे ने भारत के लोगों के लिए 1 जून से यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए 200 और ट्रेनें शुरू होंगी। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इंदौर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने नियमों की अनदेखी करते हुए जुलूस निकाला। बताया गया कि एक कब्रिस्तान में 50 लोगों को इकट्ठा करने के आरोप में पुलिस वालों ने एक आदमी को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से नाराज हुए कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने जुलूस निकाला। पुलिस प्रशासन, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों ने सड़क पर उतरे इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इन लोगों ने शांत होने के बजाय पुलिस पर ही पथराव कर दिया। जुलूस में शामिल लोगों की भीड़ सड़क पर दौड़ती हुई भी नजर आई। इन लोगों ने न तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और न ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर ध्यान दिया। पुलिस वालों ने बताया कि नियम तोड़कर जुलूस निकालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर्थक थाने पर इसके संबंध में आ गए तो जिन्हें वापस समझाइश देकर भेजा गया और इस संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया, जबकि जुलूस में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेलवे स्टेशनों पर किताबों और स्टॉल और खाने पीने की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। लॉकडाउन की वजह से ये सभी स्टॉल्स करीब 2 महीने से बंद पड़े हैं और अब रेलवे ने इन्हें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि रेलवे स्टेशन के अंदर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर मनाही है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद पंजाब में भी बस सेवा शुरू कर दी गई। कोरोना वायरस की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के बाद राज्य में बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई, जिसके शुरू होने की जानकारी मिलते ही अमृतसर बस अड्डे पर चहल पहल बढ़ गई और लॉकडाउन में फंसे लोग अपने गांव लौटने के लिए बस अड्डे पहुंच गए। इन यात्रियों ने बस सेवा शुरू होने पर खुशी भी जताई। बहुत वधिया लग रहा वा, वधिया कीता इन्हां ने, क्योंकि मैं 3 महीने तो इधर फसी हुई अमृतसर अपने पेके। आज मैं फाइनली सौरे चली है। बस स्टेशन पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कई निशान भी बने हुए नजर आए और यात्रियों को बस में बैठाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग भी की गई। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि बसों को चलाते वक्त नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक सवारी में 50% सवारी बिठाई जा रही है और पैंट टू पैंट गाड़ी रुकेगी, जैसे कि अमृतसर से चलेगी और जलंधर रुकेगी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई। कई यात्री बस अड्डे पर टिकट लेते नजर आए, जबकि बस में बैठाने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कई संगठनों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने आज से बाजार खोलने के आदेश दिए। बाजार की दुकानों को खोलने के लिए दिन तय किए गए हैं, यानी जो दुकानें आज खुलेंगी वो कल नहीं खुलेंगी। यही नहीं, साप्ताहिक बाजार सिर्फ रविवार को लगेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होंगी। जम्मू में 2 महीने बाद दुकानें खुलने से दुकानदार खुश हुए। केंद्र की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद सभी दुकानदार अपनी दुकानों को साफ करते नजर आए। साथ ही सड़कों पर चहल पहल भी दिखी। लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकान को खोलने की इजाजत मिलने के बाद सभी छोटी बड़ी दुकानें खुली तो बाजार की रौनक बढ़ गई। जम्मू शहर पूरी तरह से खुल चुका है। हम इस समय जम्मू की रघुनाथ मंदिर मार्केट में हैं। लोग जो हैं वो दुकानें खोल रहे हैं। काफी समय से ये दुकानें लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी थी। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद बाजार में जब सभी दुकानें खुली तो दुकानदार बेहद खुश हुए। स्थिति सामान्य हो जाएगी तो चलो हमारा जो खर्चा पानी दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं कुछ दुकानदारों को ये भी शिकायत है कि पर्यटकों के नहीं आने से उन्हें अच्छी आमदनी नहीं हो पाएगी। सारा बाजार जो है टूरिस्ट बेस पे ही है। टूरिस्ट आएगा तो काम चलेगा, नहीं तो समझो ऐसे ही बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कई शर्तों और नियमों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है और दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां अचानक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने 7 की बोगियों को चपेट में ले लिया। आग लगने से बोगी जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा में फंसे उत्तराखंड के लोगों को बसों में बैठाकर उन्हें उनके घर भेजा गया। लॉकडाउन में लंबे समय से फंसे लोगों को ले जाने के लिए उत्तराखंड की सरकारी बसें रोहतक पहुंची थी, लेकिन लोगों को घर भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच की गई और रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस दौरान रोहतक बस अड्डे पर सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर बैठे दिखे। मेडिकल जांच के बाद उन्हें बसों में बैठाया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में फंसे लोग लंबे समय से वापस जाने के इंतजार में थे। यहाँ काम भी तो नहीं है और बीमारी भी इतनी है और खाने के भी परेशानी हो रही है। वहीं बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। साथ ही लोगों ने मास्क भी लगाया। लोगों को ले जाने के लिए उत्तराखंड से बसें भेजने पर लोग खुश हुए। बताया जा रहा है कि एक बस में 50 लोगों को बैठाया गया। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी करके मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। धोनी की बेटी का बाइक चलाने की एक्टिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का अपने पापा की बाइक चलाने की एक्टिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने के बाद सीईओ के तौर पर नसीम हसन की नियुक्ति कर दी, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पहले से ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोएब अहमद देख रहे हैं। अगले चेयरमैन और सदस्यों के चुनाव होने तक ये दोनों बतौर सीईओ वक्फ बोर्डों का काम देखेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान दोनों बोर्ड सरकार के ही अधीन रहेंगे। अब ये बोर्ड योगी सरकार चलाएगी। अब जब योगी सरकार में बोर्ड गठित होंगे, जब भी आगे गठित होंगे कोरोना के बाद, इससे जब हम बाहर निकलेंगे, तो ये मानकर चलिए कि बहुत अच्छे चेयरमैन मिलेंगे आपको। हरियाणा के झज्जर में एक नहर में नहाने गए इंजीनियरिंग के 3 छात्र डूब गए। तलाश करते रहे। सुबह 3 में से 2 की डेड बॉडी मिली, 1 की डेड बॉडी अभी नहीं मिली। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर पर शराब पीने का आरोप लगा। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। ड्रायव्हरनी अत्यंत चुकीचं नियमाला धरून काम केलेलं नाही ते आणि अत्यंत चुकीचं काम केलेलं आहे आणि याबाबत निश्चितच त्यांच्यावर कारवाई होईल। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में चोरों ने एक मोहल्ला क्लिनिक से कुछ पंखे चुरा लिए। जाली काट के और खिड़की तोड़ के अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने चोरी की है, पंखे चुराने के। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान अम्फन ने जमकर तबाही मचाई है। कोलकाता में तूफान के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चिंगारियां निकल रही हैं, मानो जैसे बिजली के तार आपस में लड़ गए हों। अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हुई है। तूफान से कई जगह पेड़ गिर गए और मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा। अम्फन तूफान के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर 2:30 बजे तूफान ने बंगाल के तट से टकराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखी। ये असर तो केवल तूफान की दस्तक से हुआ और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में भी घंटों तक बारिश हुई। आसमान से बरस रहे पानी के साथ चल रही तेज हवाएं लोगों को डराने लगी, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की दस्तक महसूस होने लगी। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में ही तूफान सबसे पहले तट से टकराया, इसलिए सुंदरबन में असर भी सबसे ज्यादा दिखने लगा। करीब 10 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई दिखने लगी। अचानक हवाएं इतना शोर करने लगी कि बेहद करीब खड़े शख्स की आवाज सुनना मुश्किल हो जाए। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में लैंडफॉल के बाद
हवाओं की गति वहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा। जो लोग किसी वजह से राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने भी बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो भी कहीं डर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है किसी को कहीं पर नहीं रुकना है, सबको जाना पड़ेगा वो साइक्लोन सेंटर में। तूफान की दस्तक के बाद ही जगह जगह से नुकसान की खबरें भी आने लगी। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गईं और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं जहाँ पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहाँ से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पुनिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट करने का आरोप है। इससे पहले करनाल में पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पुनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित किया है। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े एक आतंकी संगठन ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। सूत्रों के मुताबिक अफगान तालिबान से जुड़े संगठन इमारत-ए-इस्लामिया ने ईद के बाद हमले की साजिश रची है, जिसे अंजाम देने के लिए आत्मघाती दस्ते को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले अफगान तालिबान के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास ने भी भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने शेर मोहम्मद अब्बास के बयान को गलत ठहराते हुए भारत को मददगार बताया था। बिहार के दरभंगा में एक क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनमें से कुछ लोगों के बीच किसी मामूली सी बात पर विवाद हुआ,
जो कि इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। अब इस वीडियो में साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियां उखाड़ ली और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और एक दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर एक तेंदुआ गांव में घुस गया, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। बताया गया कि तेंदुए ने हमला कर गांव के 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वो गांव के एक मकान में घुसकर छिप गया। तेंदुए के मकान में घुसते ही लोगों ने किसी तरह उसे एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से तेंदुए को पकड़ने की तैयारी में जुट गई। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले उस कमरे को जाल से घेर दिया जिसमें तेंदुए को बंद किया गया था। इसके बाद कुछ लोग मकान की छत पर चढ़कर तेंदुए को जाल में फंसाने की कोशिश करते दिखाई दिए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हो गई। जब तेंदुए को पकड़ लिया गया तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पिंजरे में बंद तेंदुए को वन विभाग वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लेकर चले गए और इलाके में तेंदुए की दहशत खत्म हो गई। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश एक गाड़ी में आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें 3 बदमाशों को गोली लग गई। इन बदमाशों के पास से पुलिस को 3 तमंचे मिले हैं। पुलिस ने दावा किया कि इन बदमाशों ने 15-16 मई की रात को कूलरों से भरे कैंटर को लूट लिया था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। सूचना मिली थी कि यामा कट के पास एक कैंटर गाड़ी में कुछ बदमाश लोग जा रहे हैं। उसको कंट्रोल को तत्काल अवगत कराया गया था और पूरी कॉम्बिंग की गई थी पूरे एरिया की और चेकिंग कराई गई थी। एसएचजी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जब चेकिंग के दौरान सेक्टर 143 में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और पुलिस की मुठभेड़ में इनमें से 3 लोगों को गोली लगी और 4 लोग इसमें से फरार हो गए अपनी इनोवा में और कैंटर जो इनके पास था वो बरामद किया गया। और जब इनकी पहचान की गई तो ये पता लगा कि जो मार्च 15 को सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी लूट की कैंटर की, वो भी इनके द्वारा की गई थी और उसमें ये कैंटर इन्वॉल्व था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के दूसरे शहरों की तुलना में वहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम हो सके। एक बड़े डिब्बे के आकार वाला ये रोबोट लोगों के घर तक सामान पहुंचाता नजर आया। इसके होने से लोगों को दुकान में जाकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने केवल मोबाइल फोन से अपने सामान की लिस्ट लिखवाई और फिर दुकान के कर्मचारियों ने रोबोट की मदद से सामान उनके घरों तक पहुंचा दिया। बताया गया कि इस रोबोट को दुकान के आसपास के सभी रास्तों की जानकारी है। We realized that it was getting a little too risky to have so many people in the market. Bots seemed like a great option. बताया यह भी गया कि दुकान के 5 किलोमीटर के दायरे में रोबोट के जरिए सामान पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसे देखकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। बिहार के अररिया में खाता खुलवाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं डाकघर के सामने जमा हो गई। इन महिलाओं ने कोरोना के खतरे के बावजूद आपस में दूरी नहीं बनाई। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद महिलाएं लाइन बनाकर खड़ी नजर आई। सैकड़ों की संख्या में जुटी इन महिलाओं में से ज्यादातर ने मास्क भी नहीं पहना था। पुलिस वाले भी इनसे नियमों का पालन करवाने में नाकाम होते नजर आए। राजस्थान के टोंक में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि ये लोग अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरकर गांव लेकर लाए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की एक टीम वहां पहुंच गई, जिससे नाराज लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। कई लोग लाठियां लेकर अधिकारियों के सामने खड़े हो गए और रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने का विरोध करने लगे। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थी, जो लाठियों और पत्थरों से अधिकारी पर हमला करती थी। कार्रवाई के लिए गांव में पहुंची प्रशासन की टीम में सिर्फ एक पुलिस वाला शामिल था, जिस वजह से हमला कर रहे लोग अधिकारियों पर लगातार हावी होते रहे। इस बीच एक महिला अधिकारी हमला करने वाले के लिए कुदाल लेकर पहुंच गई।
अधिकारियों के लिए, जिसे वहां मौजूद दूसरी महिलाओं ने किसी तरह रोक लिया। यही नहीं, महिलाओं ने घटना का वीडियो बना रहे एक पत्रकार पर भी हमला बोल दिया। एक महिला तो हाथ में एक बड़ा बर्तन उठाए पत्रकार की तरफ बढ़ती दिखी, जिसके बाद कुछ और महिलाओं ने भी पत्रकार पर हमले की कोशिश की। हालांकि इन लोगों के भारी विरोध के बावजूद टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अपने साथ ले गई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। बिहार के सासाराम के क्वारंटीन सेंटर में तोड़फोड़ करने के बाद 20 प्रवासी मजदूर भाग गए। बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर एक स्कूल में बनाया गया था। बताया गया कि मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में वक्त पर खाना और साफ सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। विराट कोहली ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच विराट कोहली ने घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के कपाट खोल दिए गए। कोरोना वायरस संकट की वजह से पुजारी के साथ कुछ ही लोगों की मौजूदगी में कपाट खोले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ईद की नमाज मस्जिदों में पढ़ने की इजाजत मांगी गई। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार से अपील करने की सलाह दी। मस्जिदों में खास तौर से जुमा के दिन, जुमातुल विदा के दिन नमाज की इजाज़त और ईद के दिन ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त जिला प्रशासन और हुकूमत हमें दे। अमेरिका के मिशिगन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यही नहीं, हालात ये हो गए कि बांध का पानी भी बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैल गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में हाईवे पर एक तेल से भरे टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में मौजूद दूसरा आदमी घायल हो गया। लॉकडाउन के बीच माता पिता को सामान ढोने वाले रिक्शे पर बैठाकर वाराणसी से गांव लौट रहे एक बच्चे का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस बच्चे की उम्र 11 साल है और इस छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता को रिक्शे पर बैठाकर बिहार के अररिया जिले के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि हाईवे पर कुछ लोगों की निगाह रिक्शा खींचते इस बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद किसी ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो में लड़का तेजी से रिक्शे के पैडल पर पांव मारता हुआ नजर आया, जबकि उसके पीछे सामान ढोने वाली जगह पर उसके माता पिता बैठे दिखाई दिए। रिक्शे पर कुछ सामान भी दिखा, जिसे उसके पिता पकड़कर बैठे हुए नजर आए। बच्चे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वाराणसी में उसके परिवार के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके बाद उसने माता पिता के साथ गांव लौटने का फैसला किया। आ रहे हो कहाँ पे? बनारस। जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? लॉकडाउन में फंसे मजदूर गांव लौटने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पहुंच गए और बसों के इंतजार में वहीं बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी उन्हें गांव लौटने के लिए बसें नहीं मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि मजदूरों को यह बताया गया कि उन्हें उनके राज्य भेजने के लिए प्रशासन की तरफ से बसों का इंतजाम किया जाएगा। जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर बीवी बच्चों के साथ सामान लेकर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पहुंच गए और तपती दोपहरी में सड़क किनारे बसों के इंतजार में बैठ गए। सड़क पर बैठे इन मजदूरों में किसी को यूपी जाना है तो कोई बिहार का रहने वाला है, कोई छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकला है तो कोई राजस्थान का है। लॉकडाउन 4 में भी मजदूरों की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। ये आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से ये मजदूर अभी भी अपने गांव लौटने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। गांव लौटने के लिए हाईवे पर मजदूरों की काफी भीड़ नजर आई, जिनमें ज्यादातर मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन कुछ मजदूरों ने मुंह को ढकना जरूरी नहीं समझा। यही नहीं, गांव लौटने की खुशी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। मजदूरों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। ऐसे भरोसा दे दे के हम लोग 9,000 रुपया रखा तो खा गया, अभी बुरी हालत हो गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने यूपी के जौनपुर जाने के लिए 2 दिनों से हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे एक परिवार से बातचीत की, जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ तेज धूप में सड़क पर बैठा नजर आया। परिवार का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से न तो उनके पास काम बचा है और न ही खाने पीने का सामान। क्या करें, रूम पे भी कुछ खाने के लिए तो नहीं है। रूम का भाड़ा मांग रहे हैं। रूम वाले भाड़ा मांग रहे हैं, लाइट का बिल, पानी का बिल कहाँ से देंगे हम लोग मजदूर लोग। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी मजदूरों को उनके राज्य भेजने से जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली, जबकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनकी चिट्ठी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार को मिल गई,
जिसमें उन्होंने मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी है। लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से इनकार किया। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि सीएम साहब को लिखा है, तो जब वो चिट्ठी आएगी तो उस पर उसको एग्जामिन करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घटिया राजनीति करार दिया। अनिल चौधरी ने न्यूज़ 18 से कहा कि उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि इसका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन केजरीवाल सरकार कांग्रेस को मजदूरों के हक में काम करने से रोक रही है। इस पे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, कोई पॉलिटिक्स मत करिए। हमारा आप एक तरह से भावना समझिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम लोगों को मदद देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी तो इस बात को बार बार दोहराते थे, बार बार कहते थे, फिर आज क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? इजाजत दीजिए, हम काम करने दीजिए हमें। बिहार के रोहतास में एक स्कूल में क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने उस स्कूल की सूरत ही बदल दी। लॉकडाउन की वजह से पिछले करीब 2 महीनों से बंद इस स्कूल की हालत काफी खराब हो गई, लेकिन वहां क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने कुछ ही दिनों में स्कूल की सूरत बदल दी। महीनों से बंद होने की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ झाड़ियां उगाई थीं, जिनकी कटाई छटाई कर मजदूरों ने परिसर को एकदम साफ सुथरा बना दिया और अब वो वहां सुबह शाम योग और कसरत करते हैं। स्कूल में क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं है और वो बड़े आराम से वहां रह रहे हैं। खाना पीने के लिए कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया यहाँ पर। स्कूल की सूरत बदलने के लिए मजदूरों की कोशिशों की स्कूल के प्रिंसिपल ने भी खूब तारीफ की। पूरा परिश्रम के साथ विद्यालय को साफ सफाई करते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनमें कुछ लोगों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया। मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में अब तक करीब 1400 पुलिस वाले आ चुके हैं। इनमें कई मुंबई पुलिस के जवान भी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की मदद के लिए केंद्र सरकार से सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भेजने का आग्रह किया और केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद एक दिन पहले ही सीएपीएफ की 5 कंपनियां मुंबई पहुंच गईं, जो अलग अलग इलाकों में तैनात की जाती नजर आईं। सीआईएसएफ के कुछ जवान जब तैनाती से पहले निर्मल नगर थाने पहुंचे तो कोरोना से बचाव की उनकी तैयारी दिखी। सभी जवान मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड में नजर आए। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी कि जो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की जो कंपनी है वो मुंबई में आई जाए और आप देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ की जो टीमें हैं वो बाकायदा मुंबई में डिप्लॉय हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना से लड़ाई में सीएपीएफ के ये जवान रेड जोन इलाकों में मुंबई पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। बीते करीब 2 महीने से मुंबई पुलिस लगातार काम कर रही थी और उसके कई जवान कोरोना की चपेट में आ गए थे, इसलिए मुंबई पुलिस को मदद के लिए इन जवानों का इंतजार था। बर्डन तो पक्का कम होगा हम लोग का, मतलब ये दे विल बी कोऑपरेटर्स। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। मुंबई के कई इलाकों में अपने गांव लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौटने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ पालघर इलाके में जुटी और सभी मजदूरों की मेडिकल जांच करने के लिए उन्हें एक खुले मैदान में बिठा दिया गया। कड़ी धूप में हजारों मजदूर काफी देर तक इसी तरह बैठे रहे। वहां पुलिस के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी मौजूद रही, लेकिन भीड़ की वजह से कई मजदूरों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि पालघर में अपने गांव लौटने के लिए 5000 से भी ज्यादा मजदूर पहुंच गए, जिस वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ।
पालघर के अलावा मुंबई के रेस कोर्स इलाके में भी बिहार जाने वाले मजदूरों की भीड़ जुटी। वहां भी मजदूरों को खुले मैदान में बिठाकर उनकी मेडिकल जांच की गई। वहां कई ऐसे मजदूर भी पहुंचे जिन्होंने ट्रेनों से लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। उन सभी को मैदान के अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर खड़े वो सभी मजदूर भी काफी देर तक इंतजार करते रहे। गाँव लौटने की बेसब्री में उन लोगों ने नियमों का ध्यान भी नहीं रखा। भीड़ का आलम जितना है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने एक रिक्शे पर एक ही आदमी को यात्रा करने की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने वाले लोग खुलेआम इन नियमों की अनदेखी करते रहे। इन पर पहले की ही तरह यात्रियों की भीड़ नजर आई और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार ने कई तरह के डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की क्या हालत है। 5 सवारी बैठी हुई है एक बैटरी रिक्शे पर, जिस पर कि 1 सवारी बैठनी चाहिए। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया कि बीजेपी नेता अनुराग शर्मा को हमलावरों ने गोली मार दी। इसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। नाराज भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां काम कर रहे डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए। अजीत, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, इस पूरे मामले में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भाजपा नेता अनुराग शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अस्पताल जाते समय उनकी मौत हो गई। हालांकि जो भीड़ थी गुस्साई, उन्होंने अस्पताल में काफी तोड़फोड़ किया और ये घटना नया जो सिविल इलाका थाना क्षेत्र के आगापुर में घटना हुई, जिसके बाद जो आईजी हैं रमेश शर्मा, उसके अलावा कई सारे लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और अभी हत्या की वजह क्या है ये अभी नहीं पता चल पाया। हालांकि पूर्व में शिवसेना के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन इस वक्त ये भाजपा में थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर काफी तनाव है वहां पर। अस्पताल में भी काफी भीड़ पहुंची थी जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। अब अधिकारी वहां पहुंचे हैं, कई सारे बड़े अधिकारी, सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया, लेकिन अभी भी जो लोगों का गुस्सा है वो बरकरार है। यहाँ अजीत, ये भी बताइए कि ये कौन सा अस्पताल है जहां पर इतना ज्यादा हंगामा हुआ और बीजेपी नेता के समर्थकों ने जो स्टाफ है उसको तक भगा दिया वहां से? देखिए, बिल्कुल जो वहाँ का अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि वहाँ बहुत से मौत के बाद वहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे थे या जो उनके समर्थक पहुंचे थे काफी गुस्से में थे, जिसकी वजह से अस्पताल में उन्होंने तोड़फोड़ की और काफी हंगामा किया। हालांकि पुलिस फोर्स और अधिकारी पहुंचे हैं। अब सभी लोगों को वहाँ से बाहर किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जून से बेंगलुरु में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। खबर है कि बीसीसीआई जून से बेंगलुरु की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। राजस्थान के बारां में अवैध खनन के आरोपियों पर पुलिस के ऊपर हमला करने का इल्जाम लगा। इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस ने लखीसराय में एक ऑटो से शराब की 10 पेटियां बरामद की। इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े कई फुटबॉल क्लबों के खिलाड़ियों और कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया, जिसके बाद 6 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। जून में इस लीग को फिर शुरू करने की तैयारी है और एहतियातन इसीलिए ये टेस्ट करवाए गए थे। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।